हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं आज फिर से एक वीडियो बनाने के लिए आया हूं, एक न्यू टॉपिक के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब दोस्तों मैं कंटिन्यू रहूँगा आप लोगों के साथ। दोस्तों मैंने उधर पॉलिटी कराई थी जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दोस्तों का डिमांड है कि नहीं पहले हिस्ट्री कराया जाए। इसी कारण दोस्तों मैं आज हिस्ट्री करूँगा। पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा, फिर मैं पॉलिटी के ऊपर आऊँगा दोस्तों। हिस्ट्री में भी पहले मिडेवल हिस्ट्री करूँगा। मिडेवल हिस्ट्री का दो पार्ट, एक पार्ट दिल्ली सल्तनत है और दूसरी पार्ट में मुगल साम्राज्य। तो पहले हम लोग करेंगे दोस्तों पूरी मुगल साम्राज्य के बारे में। जब मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगी फिर दिल्ली सल्तनत को हम लोग करेंगे। आज दोस्तों जानते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य दोस्तों ये इससे पहले भारत में लोधी वंश का शासन चल रहा था। बाबर का कोई उपचार भी नहीं था, न कोई मुगल शासक था। जब इब्राहिम लोधी जिस टाइम शासन कर रहे थे उसी टाइम उनके जो है मतलब चाचा थे दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। इन लोगों ने ही बाबर को, और राणा सांगा भी थे इनके साथ, जो बाबर को आमंत्रित किए थे भारत आने के लिए, ताकि वो इसको मतलब इब्राहिम लोधी को हरा दे और संपत्ति लूट के चले जाए, और जब गद्दी खाली हो तो गद्दी पर अपना अधिकार जता सके। लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाजी पलट गई। दोस्तों अब बात करते हैं बाबर का। बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। बाबुल बाबर बाबर का पिता का नाम दोस्तों मिर्जा उमर शेख और माता का नाम कुतलुक निगार था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज वंशज, मंगोल की जो रहने वाले थे चंगेज, उनके वंशज थे। इसका बैकग्राउंड, अगर वंशज का बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जानते भी हैं कि भारत में कई बार तैमूर ने लूट करके कितना संपत्ति लेके चले गए। एक बार तो तैमूर लंग आए थे, 15 दिन तक संपत्ति लूट करके लेके भारत को चले गए। अपना शासक खिज़र खां को नियुक्त करके भी चले गए थे, शाहरुख खां को नियुक्त करके चले गए थे। लेकिन दोस्तों वही चाल अपना बाबर ने अपनाया भारत में आकर के। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुई थी फरगान में, और उनके पिता फरगान के ही शासक थे उमर मिर्जा शेख, और उनका जो भाई था मिर्जा शेख का, वो समरकंद का शासक था। उस दोनों छोटे छोटे राज को लेकर के भी आपस में मतभेद हुआ करते थे, दोनों भाई आपस में लड़ा करते थे। बाबर का जन्म जो 14 फरवरी 1483 ईस्वी हुआ, उसी के 10वां साल बाद 11वां साल में उसके पिता उमर शेख डेथ कर गए, जिस कारण से 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में बाबर को गद्दी संभालना पड़ा। उस टाइम में बाबर छोटे होने के कारण उनके चाचा ने फायदा उठाए और उनको गद्दी से हटा दिया गया। फिर उन्होंने अपने किसी तरह से अपने सैनिक लोग की सहायता से अपने फरगान पे तो अपना स्थापित जमा पाए। कुछ दिन के बाद उन्होंने समरकंद के ऊपर अटैक किए और समरकंद को हासिल किए। समरकंद में अपनी विजयी वहाँ हो पाए, अपने आप को विजयी कर पाए। फिर जैसे ही समरकंद में अपने आप को विजयी कर पाए, इधर फरगान इनके हाथों से चला गया। कोई और शासक इसके फरगान पे आके कब्जा कर लिया। जब बाबर समरकंद से वापस आ रहे थे फरगान, तो इन्होंने पाया कि फरगान किसी और के हाथ चले गए। फिर उधर समरकंद पे भी उनके चाचा लोग फिर से पुनः अपना सत्ता जमा लिया। अब बाबर न तो घर का रहा न घाट का, न ही फरगान का शासक बन पाया न ही समरकंद का। इनको अंत में इतना मतलब इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, वहां से इसको भागना पड़ा। और भागने के बाद 3 साल तक दोस्तों इन्होंने अपना सैन्य बल पे ध्यान दिया, अपना सैनिक शक्ति को मतलब बढ़ाया और सैन्य बल को विस्तार रूप देने का कोशिश किया, ताकि किसी भी शासक का सामना कर सके, किसी भी साम्राज्य को जीत सके। और 3 साल तक कंटिन्यू करने के बाद इन्होंने पहला बार काबुल पे अपना विजय हासिल किया। काबुल पे विजय हासिल करने के बाद भारत से जो आमंत्रित पत्र आए थे उनके और उनका ध्यान गया। उनको कोई एक बूढ़ी थी, उन्होंने बताया था तैमूर के बारे में, कहानी भी सुनाया था, और उनको पता था कि भारत के बारे में। तो बाबर का ये दिमाग नहीं था कि वहाँ रहना है। बाबर फिर सोचा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से भागम भाग हो रहा है मेरे साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं अस्थाई मतलब मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो जिस कारण से उसका दिमाग में एक आइडिया आया कि और अगर मैं वहाँ पे अपना विजय हासिल कर पाता हूँ तो वहीं अस्थाई रूप से रह जाऊँगा। इसका भी दिमाग में एक बात फिक्स हो गई। तो बाबर जो है भारत की ओर प्रस्थान किए, और जब ये
भारत के ऊपर स्थान किए, सबसे प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में भारत पे किए थे। इसी दरमियान में दोस्तों उन्होंने उससे पहले भी उन्होंने पहले कंधार को अपना साम्राज्य में जीत करके मिला लिया। 1519 में प्रथम आक्रमण किए थे यूसुफ जायू जातियों के विरुद्ध थी। और जब बाबर भारत में इन किए तो जो राणा संगा उससे प्रोमिस किए थे अपने वादे से मुकर गए और उनका साथ नहीं दिए। जो आलम खालोदी थे, दौलत खालोदी, इन लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिए, अपने वादे से मुकर गए, जिस कारण से बाबर अकेला पड़ गया। इतिहासकार का कहना है कि बाबर के पास मात्र 15 से 20 हजार सैनिक थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1,40,000 सैनिक थी। तो ये अनुपात काफी ऊंची नीची है दोस्तों। ऐसे में बाबर कैसे जीत पाती? उतनी बड़ी विशाल सेना का सामना करना संभव नहीं था। तो बाबर की सैनिक में यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे। वहाँ पे बाबर ने काफी मतलब अपने सैनिक को मतलब अंदर से विशाल फूका कि दोस्तों ये हम इस्लाम की लड़ाई है। उन्होंने जिहाद का नारा भी दिया और बोला, उन्होंने बाबर का कहना था जो भी संपत्ति यहाँ पे हासिल होगी सभी सैनिक और सबको आपस में बराबर भाग में बांट दिया जाएगा, जिस कारण सैनिक यहाँ पे काफी मोटिवेट हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने सब पानीपत के मैदान में उतरे और राणा संगा को ललकारा, इब्राहिम लोदी को ललकारा। और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे वो युद्ध के मैदान में आए। युद्ध के मैदान में आने से पहले दोस्तों बाबर की जीत की कुछ और भी कारण है। इन्होंने तुगलमा युद्ध नीति की प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति ये होती है दोस्तों जिसमें कि काफी नई नई पैटर्न से युद्ध लड़ी जाती है, जिस कारण उसको अगले को पराजित कर सके। कम सैनिक के रहने के बावजूद भी उस पर विजय हासिल किया। वहाँ यमुना नदी की घाटी थी, वहाँ कुछ नाला बनवा दिए थे नहर जैसा, ताकि उसका सैनिक जब अटैक करे तो जो भी घोड़ा आए उसके सहित उस गड्ढे में गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए। और उसका एक और था कि बैलगाड़ी को जोड़ जोड़ के वो गाय का जो होता है मोटा चमड़ा उसको लगाया गया था, उसके बीच में गोल गोल काट करके तोप सेटिंग कर गया था। तोप से, ताकि भारत में पहला शासक था दोस्तों बाबर जो तोप को यूज करने में काफी उसको विजय हासिल कराने में मददगार रहा। दोस्तों तोप का अहम भूमिका रहा है। बाबर की 2 तोपची थे मुख्य, उस्ताद अली और मुस्तफा, जो कि काफी अहम भूमिका, एक निर्णायक परिणाम देने में सफल रहा। और उन्होंने रथमुसल थी, उन्होंने एक नई तरीका का मतलब युद्ध में परिणाम दिलाने में, जो कि एक बाहुबली 2 मूवी आई थी, जो रथ के आगे में तलवार ऐसे ऐसे घूमते रहती है, वो वही उसी को रथमुसल कहते हैं, जो बाबर ने ही प्रथम बार उसका प्रयोग किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों ये पानीपत में जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये युद्ध प्रारंभ हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के 2 मुख्य तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। और बाबर पूर्ण रूप में तैयार था युद्ध करने के लिए और इब्राहिम लोदी भी उतर चुके थे। जब दोनों में युद्ध की शुरुआत हुई तो अंत में बाबर का हॉवी हो गए इब्राहिम लोदी के ऊपर और यह युद्ध का निर्णायक परिणाम निकला, बाबर का विजयी हुआ। पानीपत का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 जिसमें बाबर विजयी रहा। अब दूसरी लड़ाई दोस्तों अगले साल ही उन्होंने जो है खानवा का युद्ध, जो राणा संगा प्रोमिस किए थे वो मुकर गए थे, जिस कारण से बाबर उन पे अटैक किए। और भी कई कारण थे अपना जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को कि भारत में मैं ही रहूं और सब जगह केंद्र से सारा जगह नियंत्रण कर सकूं, इस कारण भी मतलब कि उसको राणा संगा पे आक्रमण करना था। तो दूसरी था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों था 17 मार्च 1527। इसमें राणा संगा को हरा दिया गया। राणा संगा दोस्तों हारता नहीं, यहाँ निर्णायक परिणाम नहीं आता, लेकिन राणा संगा युद्ध में घायल हो गया, जिस कारण से उनके सेनापति उनको लेके वहां से जो उनको निकल गए। उसको सैनिक को लगा कि वो डेथ कर चुके हैं, जिस कारण सैनिक भड़क गए और बाबर इसी का मौका फायदा उठा करके अपना विजय का पताका फहरा दिया। अब वो दूसरा युद्ध भी जीत गया, वो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। अब तीसरा लड़ाई दोस्तों, अब फिर से जब बाबर को दिमाग में लगा कि नहीं और कोई है, तो चंदेरी का युद्ध उन्होंने लड़ा। चंदेरी का युद्ध में भी दोस्तों चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा। इसमें मेदिनी राय के साथ, किसके साथ दोस्तों? मेदिनी राय के साथ 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा। इसमें भी अपना विजय हासिल किया। ये तीसरी युद्ध थी उसकी। और चौथी युद्ध दोस्तों घाघरा का युद्ध, जो अफगानों के साथ में बाबर का हुआ। घाघरा का युद्ध का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था मोहम्मद लोदी, उन्होंने ही नेतृत्व किया था। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर का काफी हॉबी उसके ऊपर बरकरार रहा और इस युद्ध को भी आराम से वो जीत लिया। तो बाबर
चारों युद्ध एक क्रम में लगातार जीत लिया दोस्तों। पानीपत की प्रथम लड़ाई, फिर खानवा की लड़ाई, फिर चंदेरी की लड़ाई, फिर घाघरा की लड़ाई। इन चारों युद्ध को एक क्रम से जीते गया और अपना स्थिति को काफ़ी मजबूत बना लिया दोस्तों। और फिर 1530 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। इनसे पहले दोस्तों इन्होंने अपनी उदारता के लिए इसको कलंदर का भी उपाधि दिया गया। इसके बाद जो है जब खानवा का युद्ध जीता था तो गाजी की भी उपाधि इसको नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने जब खानवा और पानीपत की लड़ाई जीती थी, इन्होंने चांदी के सिक्के भी अपने काबुल कंधार में बंटवाए थे। इसके बाद जो है बाबर की जो मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई है, इसमें इतिहासकार में भी आपस में मतभेद है। कोई इतिहासकार का कहना है कि इसके बेटे जो थे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं थे, कामरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। तो उनके जो बड़े बेटे थे हुमायूं, उनको उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इन्होंने अपने खुदा से मतलब प्रार्थना की बाबर कि हे खुदा, अगर मेरे जान ले लो लेकिन मेरे पुत्र की जान को बख्श दो। तो इतिहासकार कहना है कि लगता है कि खुदा उसकी बातों को सुनी और उसका जान ले लिया, उसका बेटा ठीक हो गया। लेकिन कोई और इतिहासकार कहना है कि 4 युद्ध ये आप एक ही साल पे लड़ा, जिस कारण से इसकी ये घायल हो गया था, इनकी बॉडी में काफ़ी दाग आ गए थे, उस कारण भी इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये काफ़ी आपस में मतभेदी बात है, तो इसका कोई निर्णायक नहीं बताया गया है। तो एक लॉजिकल बात किया जाए तो ये कोई जो 4 साल लगातार युद्ध लड़ी उसके कारण वो घायल होकर ही मरा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को प्रार्थना करने के बावजूद कोई मर जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि बाबर की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक बात और, बाबर को जो है मरने के बाद प्रथम बार उसके आराम बाग में दफनाए गए थे, लेकिन बाद में उसके सबको दूसरा बार वहाँ से निकाल करके उसके पसंदीदा जगह काबुल में ही दफनाया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और ताकि मैं मोटिवेट हूँ और फिर अगले वीडियो आप लोग बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो आप लोगों को बीच में लेकर के आऊँगा हुमायूं के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।